आज हम पढ़ेंगे जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है उसके बारे में। जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ने से पहले मतलब मेन जो डेफिनेशन और मेन जो फॉर्मूला है उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ इसके बारे में, इसको बारे में बताने से पहले मैं एक हाँ, जैसे मैं हूँ और मेरा भाई है, मैं हूँ और मेरा भाई है, हमारे परसेंटेज 65% है। हमारे फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में 65% नंबर आए, तो हमारे परसेंटेज के हमारे 65। अब ये देख के हमारे पेरेंट्स ने बोला कि भैया परसेंटेज ग्रो करो, 90% तक लाओ, तब थोड़ा ठीक रहेगा, नहीं तो अदरवाइज़ तुम्हें डंडे पड़ेंगे। तो मैंने परसेंटेज ग्रो करे और मेरे भाई ने परसेंटेज ग्रो करे। उसने उसके जो परसेंटेज ग्रो है, उसने हिंदी इंग्लिश में, उसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो थोड़े ही सही नंबर इंक्रीज़ हुए हैं, पर उसने हिंदी और इंग्लिश में अच्छे नंबर ले आया, मतलब हिंदी में और इंग्लिश में 100 नंबर ले आया, उसके परसेंटेज होगा 90। मेरे हिंदी इंग्लिश में थोड़े से ही परसेंटेज ग्रो हुए, पर मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ज़्यादा अच्छे परसेंटेज आ गए। तो बताओ आप, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हम दोनों में से किसकी मार्कशीट देख के ज़्यादा खुश होंगे? मेरा जवाब है कि मेरी मार्कशीट देख के ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि मेरे जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छे नंबर आए हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा मान्यता देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इनको देख के ज़्यादा खुश होंगे। और उसने हिंदी इंग्लिश ये नंबर मतलब इन पे नंबर लाना बहुत आसान होता है, तो इसलिए इसकी मार्कशीट देख के ज़्यादा खुश नहीं होंगे, मेरी मार्कशीट देख के ज़्यादा खुश होंगे। ऐसे ही जीडीपी केस में है। देखिए, जीडीपी है, अगर मान लेते हैं हमारे देश में सिर्फ एक कंपनी है, सैमसंग कंपनी है, और वो सैमसंग कंपनी ने 4 मोबाइल बनाए और एक मोबाइल का दाम 10 रुपये है, तो हमारे देश का जीडीपी क्या हो जाएगा? 40 रुपीज़ हमारे देश का जीडीपी हो जाएगा। अब जीडीपी इंक्रीज़ करने की बात रहती है, तो जीडीपी इंक्रीज़ करने के दो तरीके हैं। पहला तो क्या करो कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दो, मतलब अभी आप 4 मोबाइल बना रहे हो तो 8 मोबाइल बनाओ, है ना। ये देखो, जीडीपी 8 मोबाइल बनाओ, और अगर सबका हर मोबाइल का प्राइस 10 रुपये है, तो आपका जीडीपी क्या हो जाएगा? 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर महंगाई बढ़ जाए, महंगाई बढ़ा दो, मतलब मोबाइल क्या करो, महंगी कर दो। एक मोबाइल 10 रुपये ना करके 20 रुपये का बनाना, 20 रुपये का बेचना शुरू कर दो, और प्रोडक्शन उतना ही रखो, मतलब जो क्वांटिटी है ना, 4 ही मोबाइल बनाओ, तो भी जीडीपी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। पर इन दोनों में से अच्छा तरीका क्या होगा जीडीपी इंक्रीज़ करने का? प्राइस इंक्रीज़ करके कि प्रोडक्शन, मतलब जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो इंक्रीज़ करके, इनमें से कौन सा तरीका अच्छा होगा जीडीपी इंक्रीज़ करने का? ऑब्वियसली क्वांटिटी इंक्रीज़ करके, ये वाला क्वांटिटी इंक्रीज़ करके वाला अच्छा तरीका होगा। ये वाला बेकार क्यों होगा? क्योंकि अगर हम प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है। अभी जानबूझ के कोई प्राइस इंक्रीज़ करता नहीं है, कभी कभी क्या हो जाता है, कोविड आ जाता है या फिर वॉर, सुनामी, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो चीज़ों के प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और हमारे देश का क्या होता है? जीडीपी इंक्रीज़ हो जाता है, और इससे क्या हो जाता है? जीडीपी इंक्रीज हो जाता है। पर यह जीडीपी असली जीडीपी नहीं है, ये जीडीपी रियल जीडीपी नहीं है, ये देश की असली पिक्चर बताता नहीं है ये जीडीपी। तो हमें क्या करना पड़ता है? इस जीडीपी में से, एक मिनट, हमें क्या करना पड़ता है? ये जो जीडीपी आया है ना, ये जो जीडीपी आया है, इस जीडीपी इंक्रीज तो हुआ है, तो इस जीडीपी में से जितना जीडीपी प्राइस की वजह से इंक्रीज हुआ है, वो हमें क्या करना पड़ता है? अलग करना पड़ता है ना, और फिर हमें रियल जीडीपी मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इस हमें हमें वो इन्फ्लेशन, वो उतना हमें देखना पड़ता है कि इस जीडीपी में से कितना जीडीपी इन्फ्लेशन इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हुआ है जीडीपी हमारा। तो वो काम हमारा जीडीपी डिफ्लेटर करता है। जीडीपी डिफ्लेटर एक मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव इंडिकेटर है टू मेजर इन्फ्लेशन। ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? एक इंडिकेटर है जो मेजर करता है इन्फ्लेशन को। ठीक है। तो इन्फ्लेशन निकालने के लिए, मतलब जीडीपी डिफ्लेटर निकालने का जो फॉर्मूला है वो है नॉमिनल जीडीपी एट करेंट प्राइस अपॉन रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारे देश का जीडीपी, हमारे देश में जो जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है उसमें इन्फ्लेशन की वजह से कितना जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है, हम वो इन्फ्लेशन मेजर कर सकते हैं। ठीक है। ये फॉर्मूला है। इसमें हमें नॉमिनल जीडीपी एट करेंट प्राइस पता नहीं है क्या होता है, नॉमिनल और रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है वो हमें पता नहीं है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू बताता हूँ मैं आपको ये सब चीज़ें। ठीक है। समझिएगा, एक 11th क्लास है, 11th क्लास में एक बच्चा है, उसका 74% बने, फिर वो 12th में आता है, और 12th में आके कोविड हो जाता है मार्केट में, मतलब दुनिया में कोविड फैल जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? उसे चीटिंग करने का मौका मिलता है, और वो 99% ले आता है, तो उसका परसेंटेज एट करेंट ईयर क्या हो गया? 99 हो गया। ठीक है।
अब जीडीपी देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम जीडीपी देख लेते हैं। 2011 में जीडीपी क्या हो गया हमारा, 20 रुपये है। 20 रुपये में कैसे, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब 4 मोबाइल बने देश में और हर मोबाइल का प्राइस क्या है, 5 रुपये है। देश में 4 मोबाइल बने और हर मोबाइल का प्राइस क्या है, 5 रुपये, तो जीडीपी क्या हो जाएगा, 20 रुपीज़ हो गया। अब करंट ईयर में आते हैं 2023 में, फिर क्या हुआ, वॉर आया, सुनामी आया और मतलब कुछ भी कोविड आया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज़ हो गया चीज़ों का। टर्की का वॉर हो गया, मतलब तेल नहीं आ रहा है, अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया तो तेल नहीं आ रहा, तो चीज़ों का दाम इंक्रीज़ हो गया, प्राइस इंक्रीज़ हो गया, प्राइस। ठीक है, अब क्वांटिटी तो उतनी रही, क्वांटिटी रही 4 और प्राइस इंक्रीज़ हो गया 10, तो देश का जीडीपी क्या हो गया, 40 हो गया। तो अब देश का करंट प्राइस पे, करंट प्राइस मतलब 10 रुपये करंट प्राइस, देश का करंट प्राइस पे जीडीपी कितना है, 40 रुपीज़। तो देश का करंट प्राइस पे जो जीडीपी होता है उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। समझ में आ गया, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? देश का जीडीपी एट करंट प्राइस, करंट प्राइस क्या है, 40 रुपये का होते, 40 रुपये का एक मोबाइल बिक रहा है, तो देश का जीडीपी क्या हो गया, नॉम इस 40 हो गया और इस जीडीपी को हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, पर ये जो जीडीपी आया है, मतलब ये जो परसेंटेज आए हैं बच्चे के 99%, ये परसेंटेज रियल नहीं है, क्योंकि उसने क्या करा है, चीटिंग करी हुई है। हमें तो उसकी अगर कैपेबिलिटी निकालना है बच्चे की, वो कितना बच्चा इंटेलिजेंट है, तो हम वो कैसे निकालेंगे। और अगर हमें मालूम चल गया, बच्चे टीचर को मालूम चल गया कि उसने चीटिंग करके नंबर लाया है, तो टीचर कैसे करेंगे, मतलब कैसे उसकी मार्कशीट, कैसे नई मार्कशीट बनाएंगे। तो टीचर क्या करते हैं, जब टीचर को मालूम चल जाता है कि पुरानी इन लोगों ने चीटिंग करके करा, तो टीचर क्या करता है कि पुरानी ईयर का जो परसेंटेज है वो लिख देते हैं। जैसे इसके पुरानी ईयर का परसेंटेज क्या है, 74% है। टीचर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 11th क्लास में और 12th क्लास का जो सिलेबस अब सेम रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश जो था सिलेबस वही था। और उसके बाद 11th क्लास के लिए, क्योंकि 11th क्लास में कोई चीटिंग नहीं हुई थी, आइडियल कंडीशन थी सारी, इसलिए 11th क्लास लिया, है ना। और कोई स्पेशल ईयर नहीं था वो, 11th क्लास कोई स्पेशल ईयर नहीं था, और सेम कंडीशन लाइक सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट 12th में थे और वही सब्जेक्ट 11th में थे, इसलिए टीचर ने क्या करा, 11th क्लास के जो नंबर थे वो ले लिया। अब वैसे ही जीडीपी के केस में, जीडीपी के केस में जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है वो किसकी वजह से इंक्रीज़ हुआ है, इन्फ्लेशन की वजह से, मतलब जो महंगाई ये सब वॉर हुआ था ना, उसमें जो महंगाई हुई थी उसकी वजह से इंक्रीज़ हुआ है। पर ये असली जीडीपी नहीं है, देश की असली जो ग्रोथ है वो नहीं है देश की, है ना ये। तो हमें मतलब असली जीवन में रहना चाहिए, हमें अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। तो अंधेरे से निकलने के लिए हमें रियल जीडीपी निकालना पड़ेगा, तभी हमें सच्चाई मालूम चलेगी देश की। तो रियल जीडीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी हम क्या करेंगे, जो हमारे जो प्रेजेंट ईयर में जितनी क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, कितने कितने प्रोडक्ट बने वो ले लेंगे। और प्राइस हम क्या करेंगे, करेंट ईयर का प्राइस नहीं लेंगे, करेंट ईयर का प्राइस मतलब 10 रुपये नहीं लेंगे, हम प्राइस क्या लेंगे, 2011 का प्राइस ले लेंगे, जो 5 रुपये था ना, एक प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपये, तो हम वो ले लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जीडीपी क्या आ जाएगा, 20 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस जीडीपी को हम बोलेंगे रियल जीडीपी। इस जीडीपी को रियल जीडीपी इसलिए बोलेंगे क्योंकि इस जीडीपी में जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, जो प्राइस इंक्रीज हो गए थे ना, वॉर, सुनामी, ईरान का अमेरिका में अटैक करना या फिर रशिया का यूक्रेन में अटैक करने की वजह से जो इन्फ्लेशन, जो चीज़ें महंगी हो गई थी, उसकी वजह से जो प्राइस का जो इंक्रीज़ हो गया था वो इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हमने पुराना प्राइस ले लिया तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो हट गया। तो इस प्रकार के जीडीपी को बोलते हैं हम रियल जीडीपी। ठीक है, और उसको रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि कांस्टेंट प्राइस मतलब हमने करंट ईयर का प्राइस यूज़ नहीं करा है। करंट ईयर का प्राइस मतलब 10 रुपये था जो, वो हमने यूज़ नहीं करा है। हमने करंट ईयर का प्राइस जो 10 रुपये था हमने वो यूज़ नहीं करा है, हमने पुरानी ईयर का प्राइस यूज़ करा है 5 रुपये, है ना। तो पुरानी ईयर का प्राइस तो चेंज होने वाला नहीं है, तो वो क्या होगा, वो प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए इस जीडीपी को, रियल जीडीपी को हम बोलते हैं रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। और हमने जो प्राइस के लिए जो ईयर, जो बेस ईयर चूज़ करा है वो हमने 2011 चूज़ करा है, तो बेस ईयर 2011। अब सवाल उठता है, सर आपने ये तो बता दिया कि जो 11th क्लास है, 11th क्लास का हमने, मतलब 12th क्लास में अगर बच्चा, जो 12th क्लास के बच्चे ने अगर चीटिंग करी तो उसका 11th क्लास के परसेंटेज ले लिए, ठीक है, मान लिया हमने देखा भी है। पर आपने ये 2011 ही क्यों लिया, 2015, 2018 और 2021 क्यों नहीं लिया, 2022 क्यों नहीं लिया?
मैं बताता हूँ आपको पहला कारण तो यार ये है कि 2011 है ना, 2011 में कोई स्पेशल ईयर नहीं था। 2015 में इलेक्शन हुए, 2014-15 में इलेक्शन हुए थे। उससे पहले केजरीवाल और ये अन्ना हजारे जी का हड़ताल हुई थी, है ना। उसके बाद फिर जीएसटी डीमोनेटाइजेशन आया, फिर कोविड आया, और फिर 21-22 ऐसा ही हो गया, है ना। इसलिए हमने कोई स्पेशल 2011 कोई स्पेशल ईयर नहीं था, ठीक है। और ये बाकी के जो ईयर थे वो स्पेशल ईयर थे। और लगभग जो कंडीशन थी देश की, सब्जेक्ट जो देश की कंडीशन थी वो लगभग सेम ही थी, है ना। कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। मतलब अगर आप 1991 इसलिए नहीं लीजिए क्योंकि 1991 बहुत पुराना हो जाता। 1991 के बाद 2001 में मतलब मोबाइल रिवॉल्यूशन आ गया, इंटरनेट आ गया, है ना। तो 2011 से 2023 में हुए हैं चेंज, मगर इतना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ कि इंटरनेट रेवोल्यूशन आ गई और रोबोट और मतलब चेंज हुए हैं, ठीक है। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि यार भाई सरकार मतलब एक यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग करके एक यूनाइटेड नेशन का एक वो होता है, बॉडी होती है। तो उसने बोला है कि भैया आप लोग अपना जीडीपी 2011 रखो। तो दो कारण है जिसकी वजह से हमने अपना जीडीपी 2011 रखा है। पहले सॉरी आप अपना बेस ईयर क्या रखो, 2011 रखो। बेस ईयर मतलब जिससे आप प्रेजेंट ईयर के जीडीपी को मतलब प्रेजेंट ईयर के प्राइस को लोगे, है ना। ये देखो प्राइस अपन ने लिया ना पुरानी ईयर से, तो किस ईयर के प्राइस से लिया ना, बेस ईयर के प्राइस से लिया है। तो हम तो उन्होंने बोला है कि अपना बेस ईयर कर लो 2011 लो, ठीक है, उनने बोला है। तो दो कारण है जिसकी वजह से हमने जो बेस ईयर है 2011 लिया। इससे पहले हमारा 2004 बेस ईयर था, उसके बाद हमने 2011 बेस ईयर रख लिया है। अब सही बात यह है कि आप लोग सोच रहे होंगे सर 2011 तो बहुत पुरानी कंडीशन है, अब बेस ईयर चेंज होना चाहिए। बिल्कुल, अब बेस ईयर चेंज होने की बातें शुरू हो गई हैं। अब बेस ईयर चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, अब देखो कब तक चेंज होगा, ठीक है। तो बेस ईयर क्यों है, सिंपल सा। तो बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर और रेफरेंस पॉइंट इज अ पॉइंट टाइम यूज्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर कंपैरिजन विद अदर पीरियड। बेस ईयर क्या होता है कि रेफरेंस पॉइंट है, इज अ पॉइंट इन टाइम यूज एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर कंपैरिजन विद अदर पीरियड। मतलब इस पीरियड को इस पीरियड से कंपैरिजन करने का एक पॉइंट है। इट इज़ जनरली यूज एज अ बेंचमार्क फॉर मेजरिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक डाटा। कोई खास लाइन लिखी नहीं है ये, बस मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेस ईयर एक ऐसा ईयर है जिससे हम क्या लेते हैं, प्राइस लेते हैं, ताकि हमारा जो इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है, जो करंट प्राइस में जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो हम हटा सके, उसमें से हटा सके और हम रियल जीडीपी निकाल सके, है ना। रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस निकाल सके, इसलिए हम लोग बेस ईयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपको मिल गया है नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइस मालूम चल गया है, नॉमिनल जीडीपी और फिर आपको मालूम चल गया रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मालूम चल गया है। जब आपका जो बजट आता है इसमें दोनों दिए रहते हैं, नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइस भी दिया रहता है, रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी दिया रहता है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे तो आपको जीडीपी डिफ्लेटर मिल जाएगा। जीडीपी डिफ्लेटर की अगर मैं एक समरी बताऊँ ना आपको, तो देश का जीडीपी ऐसा जाता रहता है, फिर क्या होता है, सुनामी, अर्थक्वेक, कोविड, जो भी मतलब चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से हमारे देश का इन्फ्लेशन मतलब प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो जीडीपी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जो जीडीपी इंक्रीज हुआ है ये बहुत अबनॉर्मल हुआ है। देश का जीडीपी तो नॉर्मल ऐसे जाना चाहिए था, मतलब, है ना, ऐसे ग्रो होना चाहिए धीरे धीरे, मगर वो जीडीपी क्या हो गया, एकदम से ग्रो हो गया। तो ये जो गैप है ना, इस गैप को पता करने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया मेरी बात को, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये जो गैप है ना, जो नॉर्मल मतलब जो जीडीपी जाना चाहिए था और जो अब नॉर्मल जीडीपी चला गया है, इन दोनों के बीच में जो इन्फ्लेशन की वजह से जो गैप आया है, उस गैप को मेजर करने का एक तरीका है जीडीपी डिफ्लेटर।